हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है अभिषेक कानुड़िया और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और आज का टॉपिक जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो बच्चों, कभी आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों को बिल्कुल भी ना भूलें। और कभी आपको पुरानी वीडियोस को देखनी है तो यहाँ पर आपको आई बटन नज़र आ रहा है, तो आप आई बटन को क्लिक करें। उसमें मैंने प्लेलिस्ट में अपनी सारी वीडियोस को अपलोड किया हुआ है, आप वहां जाएं और उसे प्ले कर सकते हैं और आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देर किए आज हम स्टार्ट करते हैं जिस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मजा आ जाएगा आज के टॉपिक को पढ़ के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखते हैं सबसे पहले, तो बिना देर किए। तो टॉपिक का जो नाम है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कभी हम इसका संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद का मतलब हम इसे कभी 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है। तो इक्वी का मतलब तो आप समझ गए होंगे। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, या फिर कहें इक्वल कहें या फिर सेम। तो इक्वी का मतलब तो पता चल गया, इक्वल। और पोटेंशियल का मतलब तो आप जानते हैं, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। ठीक है, चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इक्वल पोटेंशियल। और ये क्या है बच्चों? सरफेस। तो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए और मीनिंग भी आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर जगह क्या हो? इक्वल हो। ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर जगह क्या हो? इक्वल हो। ऐसी सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और अच्छे से मीनिंग भी समझेंगे। तो बच्चों क्या होगी डेफिनेशन? द सरफेस एट which potential is equal at each end every point of surface। सर क्या मतलब हुआ? हमें तो समझ नहीं आया। बच्चों, मान लीजिए एक सरफेस है, देख लीजिए, मान लीजिए मैंने कॉपी ले रखी है, ये एक सरफेस है। अब बताओ इस सरफेस पे कितने पॉइंट होंगे? तो जवाब है सर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो इस सरफेस के हर पॉइंट पर कभी पोटेंशियल सेम हुआ तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बच्चों, ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम मीनिंग और क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों मान लीजिए चार्ज है प्लस क्यू, हाँ है ना। अब मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। तो बच्चों बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? तो आप सभी को पता होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर। क्या होगा बच्चों? V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब बच्चों यहाँ पर K तो कांस्टेंट है और चार्ज भी कांस्टेंट है, तो यहाँ से पता चलता है कि V जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कभी आपने R को बढ़ाया मतलब कि ये P पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हुआ। R कभी बढ़ाया तो पोटेंशियल क्या होगा उस P पॉइंट पर? अभी तो ये P पॉइंट यहाँ है, पर R कभी बढ़ाया तो P पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। और कभी आपने R को कम किया, R कम करना मतलब इस P पॉइंट को पास में कर दिया तो R कम हो जाएगा।
तो R कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ है ना बच्चों, ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब R को कभी आप बढ़ाएं या घटाएं तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा या घटेगा। पर कभी आपने R को क्या कर दिया बच्चों, कांस्टेंट कर दिया। क्या कर दिया, कांस्टेंट, मतलब आपने R की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हो। तो अभी तो मैंने कहा था V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, और कभी आप R को चेंज ही नहीं कर रहे हो तो बताओ बच्चों V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हाँ है ना, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का इसी से लेना देना है। ऐसी सरफेस जहां पर उस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैं मीनिंग समझाता हूँ और क्लियर भी करता हूँ। तो मान लीजिए आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने जा रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने जा रहे हैं किसके लिए, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने जा रहे हो बच्चों, किसके लिए बनाने जा रहे हो बच्चों, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। धीरे धीरे समझेंगे, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी वहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और जहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट या इक्वल हो उस सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। कितनी सिंपल सी तो बात है। ऐसी सरफेस जहाँ पर पोटेंशियल हर पॉइंट पर सेम हो उस सरफेस को हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हम बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मान लीजिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। हाँ है ना। अब बच्चों कभी आपसे कोई बोले कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है R1 और इस पॉइंट को हमने A नाम दिया, तो इस पॉइंट A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा KQ/R1। होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए सेम डिस्टेंस R1 पर यहाँ पर एक पॉइंट है B, तो बताओ इस B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। आप कहेंगे सर यही होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है KQ/डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी है, रेडियस है, तो सेम ही होगी। ये 5 है तो ये भी 5 होगी। तो मान लीजिए एक और पॉइंट है C, जिसकी डिस्टेंस कितनी ले ली, इसकी भी डिस्टेंस R1 ले ली। तो आप बताएं इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर यही तो होगा। क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों बताओ, वापस कभी हम यहाँ पर एक R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले ले D, वैसे ही R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले ले E, वैसे ही R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले ले F, वैसे ही R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले ले G, और वैसे ही R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले ले क्या बच्चों, H। तो बताओ इन सभी जगह पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। हाँ है ना सर, क्यों सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस को कभी कांस्टेंट कर दिया तो पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो बच्चों कभी हम इन पॉइंट को ज्वाइन करके एक सरफेस बना दे तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर क्या कहेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर ये क्या भला है, भला मतलब ये क्या है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जहां पर पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो या कांस्टेंट हो उसके हर पॉइंट पर। हाँ है ना बच्चों। अब बच्चों बताओ, कभी मान लीजिए ऐसे और भी पॉइंट है, मैं इन पॉइंट को नाम देता हूँ A डैश। क्या नाम दे रहा हूँ, ये रहा A डैश। वैसे यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, क्या नाम दे दिया, B डैश। इसको दे दिया C डैश, इसको दे दिया D डैश, इसको दे दिया E डैश, इसको दे दिया F डैश, इसको दे दिया G डैश, इसको दे दिया H डैश। और इन सबकी डिस्टेंस क्या दिख रही है, लगभग क्या दिख रही है, सेम। मान लो इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया, R2 दिख रहा है बच्चों, R2 नहीं दिख रहा हो तो मैं बोलता रहा हूँ, तो R2 डिस्टेंस है। अब बच्चों बताओ, कभी हम बात करें A डैश पर पोटेंशियल कितना होगा, B डैश पर कितना होगा, C डैश पर कितना होगा, D डैश पर कितना होगा, E डैश पर कितना होगा, F डैश पे कितना होगा, G डैश पे कितना होगा, H डैश पे कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इन सब पर पोटेंशियल सेम होगा, वो कितना होगा बच्चों, बताओ, KQ/R2। इसका मतलब कभी हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो सरफेस मिलेगी, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ है ना। तो बच्चों बताओ कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेस आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये तो बनती जाएगी, क्यों, क्योंकि चार्ज से डिस्टेंस बढ़ती गई
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, हर पॉइंट पर सेम हो। तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट है, हाँ है ना। तो क्या आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते आई, ये जो मैंने बनाई है लाल पेन से, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अभी मैंने किसके लिए बनाई, फॉर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। अब मैं बनाने जा रहा हूं फॉर नेगेटिव पॉइंट चार्ज। चलिए बच्चों, अब हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए बनाने जा रहे हैं बच्चों, फॉर नेगेटिवली पॉइंट चार्ज। किसके लिए बनाने जा रहे हैं बच्चों, नेगेटिवली पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो दोनों में क्या डिफरेंस है मैं इसमें क्लियर करूंगा। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चों नेगेटिव चार्ज क्या होगा, देखिए मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ से R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सेम पॉइंट। तो बच्चों बताओ इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर होगा माइनस का KQ/R1। माइनस क्यों, क्योंकि चार्ज इस बार नेगेटिव है, हाँ है ना। वैसे ही बताओ R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा भी, वैसे ही R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा C, वैसे ही R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा D, वैसे ही R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा E, R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा F, R1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा G और R1 डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा H। कभी हम इन सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो पॉइंट को ज्वाइन करने पर एक सरफेस फॉर्म होगी कि नहीं होगी। इन सभी सरफेस की क्या खासियत होगी, इन सभी सरफेस की ये खासियत होगी कि इन सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, माइनस का KQ/R1। ये B पॉइंट पर भी होगा, C पॉइंट पर भी होगा, D पॉइंट पर भी होगा, E पर भी होगा, F पर भी होगा, G पर भी होगा और किस पर भी होगा बच्चों, H पॉइंट पर भी होगा। तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप कहेंगे कि सर इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लस क्यू चार्ज की और माइनस क्यू चार्ज की सेम ही तो है। तो मैं कहूँगा हाँ बच्चों सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बस एक अंतर है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है। मैं आपको बताता हूँ छोटा सा अंतर क्या है। बच्चों बताओ, छोटा सा अंतर ये है कि कभी प्लस क्यू चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होती, हाँ है ना, पर कभी माइनस क्यू चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होती, अंदर की तरफ होती। बस ये छोटा सा अंतर है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस में कोई अंतर नहीं है। पोटेंशियल सरफेस जो बनेगी वो तो एग्जैक्टली सेम बनेगी। मैं जो बनाऊँ कभी बना दूँ तो ये वाली जो सरफेस है ये भी सेम बनेगी। बस अंतर ये है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी वो बाहर की तरफ बनेगी। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो अंदर की तरफ आएगी। बस इतना सा छोटा सा क्या है बच्चों, डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों ग्राफ समझ में आए होंगे, डायग्राम समझ में आए होंगे। अब हम तीसरे के लिए चलते हैं और तीसरे का नाम क्या है, तीसरे का नाम है लाइन चार्ज, पॉजिटिव लाइन चार्ज। चलिए बच्चों, अब हम फिर से इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं। एक बार प्लस क्यू चार्ज के कारण बना ली, वो प्लस क्यू चार्ज कैसा था बच्चों, पॉइंट चार्ज, और माइनस क्यू चार्ज के कारण बना ली, और ये माइनस क्यू चार्ज भी कैसा था, पॉइंट चार्ज। इस बार हम किसके लिए बना रहे हैं, इस बार हम बनाने जा रहे हैं पॉजिटिवली लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए बच्चों, पॉजिटिवली लाइन चार्ज। ये चार्ज कैसा है प्यारे बच्चों, लाइन चार्ज। लाइन चार्ज क्या होता है, तो बच्चों ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है। मैं थोड़ी सी और बड़ी बना देता हूँ, ये लाइन है और इस लाइन पर कैसे चार्ज हैं, प्लस क्यू। सर माइनस क्यू होता तो माइनस क्यू के लिए भी यही ग्राफ बनता जो बनने वाला है, डायग्राम जो बनने वाला है वही बनने वाला है, बस अंतर डायरेक्शन का होता, मैं बताऊँगा, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, तो बच्चों बताओ इस प्लस क्यू चार्ज से R डिस्टेंस पर
पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो इस जगह कितना होगा, वही होगा सर। इस जगह कितना होगा, उतना ही होगा। इस जगह उतना ही होगा। इस जगह भी तो सेम होगा। तो बच्चों बताओ इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है। अब तो आ गया होगा बच्चों, इसका जो शेप बन रहा है वो बन रहा है किस शेप का बच्चों, सिलेंडर शेप का। हाँ है ना। और इस जगह पर बताओ पोटेंशियल कितना होगा सर, पोटेंशियल होगा के क्यू बाय R1। कभी डिस्टेंस अपन कितनी ले ले, R1 ले ले। तो हाँ है ना। इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, लाल वाली सरफेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। अब बच्चों कभी हम एक और R2 डिस्टेंस लें। क्या ले बच्चों, एक R2 डिस्टेंस ले, ये ले रहा हूं मैं। इस R2 डिस्टेंस पर भी बच्चों क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा कि नहीं होगा। इस सरफेस पे पोटेंशियल बोलो कितना होगा, के क्यू बाय R2 होगा। तो बच्चों आप इसे कितनी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, कितनी पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ऐसी तो मैं बनाते जाऊंगा क्योंकि सिलेंडर बनते जाएंगे। तो ये जो सरफेस है, इन सरफेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सर इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस जहां पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। अब बच्चों बताओ कभी हम डिस्टेंस को R2 की जगह R3 कर दें तो भी सिलेंडर बनेगा, R4 कर दें तो भी सिलेंडर बनेगा, R5 कर दें तो भी सिलेंडर बनेगा। पर कभी मैं ऐसी डिस्टेंस बढ़ाते जाऊं तो बच्चों बताओ बहुत दूर जाके जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो कैसी मिलेगी। बहुत दूर मतलब सर इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर। तो सरफेस कैसी नज़र आने लगेगी बेटा, प्लेन नज़र आने लगेगी। कैसी नज़र आने लगेगी, प्लेन आने लगेगी। तो ये कैसी पोटेंशियल सरफेस होगी, प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। प्लेन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस कैसी नज़र आने लगेगी बच्चों, ये चार्ज बताओ कहाँ पर है, ये चार्ज कितनी दूरी पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। बच्चों ये डिस्टेंस R1 R2 थी, पर ये डिस्टेंस कभी बहुत दूर हो गई तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनने लगेगी, प्लेन। अच्छा मैं समझाने के लिए एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करें, इमेजिन की दुनिया है, इमेजिन फिजिक्स में इमेजिन करना होता है। सर क्यों, क्योंकि चार्ज दिखते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन फिजिक्स में आधी से ज़्यादा दुनिया तो इमेजिनेशन की, चार्ज दिखते नहीं, तो इमेजिनेशन पे ही काम होता है। और कभी इलेक्ट्रॉन की बात करने लगे तो बच्चों कहाँ पहुँच जाएंगे आप समझ सकते हैं। तो इमेजिनेशन जिसकी नज़र में है फिजिक्स उसके लिए क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो बच्चों मैं एक इमेजिनेशन बताता हूँ। इमेजिन करो कि एक समुद्र है, शांत समुद्र। मैं रियल समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल सी की बात नहीं कर रहा हूँ, इमेजिनेशन वाली सी की। ये सी जो है शांत सी है और इसकी ब्रेड्थ कितनी है, इनफाइनाइट। लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट लेंथ का समुद्र मैंने कंसीडर किया है। इमेजिन करें, अब मान लीजिए मैंने उस समुद्र के बीचम बीच क्या किया, एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, पत्थर फेंका। और पत्थर फेंका तो बच्चों बताओ वेव बनेगी। हाँ है ना, जैसे ही मैंने पत्थर फेंका तो वेव बनेगी कि नहीं बनेगी। अब बताओ ये वेव किस शेप की है, तो आप कहेंगे सर सर्कुलर। हाँ है ना। और आगे जाते जाए तो ये सर्कल बढ़ते जाएगा, सर्कल बढ़ते जाएगा। तो बच्चों बताओ इनफाइनाइट दूरी पर वो सर्कल कितना बड़ा होगा। आप कहेंगे सर वो सर्कल तो भयंकर वाला बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि मान लो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एक आदमी बैठा हुआ है तो उस आदमी को वो सर्कल कैसा नजर आएगा, बहुत बड़ा। अब उस आदमी को तो दिखेगा ही नहीं कि वो सर्कल है, उस आदमी को तो वो जो वेव नज़र आएगी कैसी नज़र आएगी, प्लेन नज़र आएगी। कैसी नज़र आएगी बच्चों, कैसी नज़र आएगी, प्लेन नज़र आएगी। सर क्यों, क्योंकि ये सर्कल आगे जाके इतना बड़ा हो जाएगा कि वो कैसा नज़र आने लगेगा, प्लेन। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। कभी डिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनती है, प्लेन बनती है। ये भी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं बिना देर किए। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाते हैं और किसके लिए बना रहे हैं देखिए। तो हम फोर्थ इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना रहे हैं, किसके लिए, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज।
सर इसका मतलब इस बार दो चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं पर अपोजिट है। मैं समझाता हूँ, देखिए एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज क्या है माइनस क्यू। इन दोनों की खासियत क्या है बच्चों, बता सकते हैं? इन दोनों की खासियत ये है कि दोनों की दोनों जो हैं वो इक्वल हैं पर क्या है, अपोजिट है। अब बच्चों आपको इनकी क्या बनानी है, एग्जाम में क्या आएगा, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। क्या बनानी है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, तो आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लस क्यू से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है, माइनस क्यू पर। प्लस क्यू से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ होती है बच्चों, माइनस क्यू। ये याद आया बच्चों कि भूल गए? प्लस क्यू से स्टार्ट होगी, ये देखिए बनाते जाए ऐसी बनती जाएगी। प्लस क्यू से स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी बच्चों, माइनस क्यू पर। प्लस क्यू से स्टार्ट होगी और माइनस क्यू पर एंड होगी। ये ऐसी बनाते जाऊंगा मैं तो बनती जाएगी, इनफाइनाइटली बनती जाएगी, कोई दिक्कत बच्चों। अब ये तो क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पर एग्जाम में आपको क्या आएगा, ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू। इसे हम डाइपोल भी कह सकते हैं। हाँ सर डाइपोल क्या होता है, डाइपोल तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, डाइपोल ही तो है ये, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को डाइपोल कहते हैं। तो आपको इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है। तो बच्चों आपको इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए एक फॉर्मूला याद करना होगा जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। बच्चों याद करें लास्ट लेक्चर में हमने किसके बीच रिलेशन निकाला था, याद करें हमने लास्ट लेक्चर में रिलेशन निकाला था किसके बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच। याद आ रहा है आपको? लास्ट लेक्चर किसी ने देखा हो तो बताएं और नहीं देखा तो लास्ट लेक्चर को आप देखें ध्यान से। हमने लास्ट लेक्चर में इन दोनों के बीच रिलेशन निकाला था, वो क्या था याद करें, E इक्वल्स टू माइनस का डेल V अपॉन डेल R। क्या आपको याद आ रहा है? ये रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाला था और न्यूमेरिकल भी किए थे इस पर। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि E और डेल R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वहां पर पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, बहुत ही लेस होगा। वहां पर पोटेंशियल सरफेस के बीच का जो सेपरेशन होगा वो बहुत ही लेस होगा। ये धीरे धीरे समझाऊंगा, अभी मुझे तेज नहीं समझाना है। और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां पर सेपरेशन ऑफ पोटेंशियल सरफेस क्या होगा, ज़्यादा होगा। सर ये समझ में आ गया, ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, समझ आ गया। इसको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाता हूँ, दिखाऊं बच्चों? चलो दिखाता हूँ। मुझे बताओ, आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया हुआ है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग कहाँ होगी। तो बच्चों ये जो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, स्ट्रांग होती है। हाँ है ना? तो यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, स्ट्रांग होगी कि नहीं होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बच्चों क्या होगी, वीक। ये आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होगी, वीक होगी। यहाँ पर याद करें चार्ज के पास जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर डेल आर लेस होगा। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग इस जगह पर है ना बच्चों। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर डेल आर लेस होगा। सर ये समझ नहीं आया, देखिए आपको अब समझ में आने लगेगा, अब आ रहा होगा बच्चों, अब आ रहा होगा। ये अंडा बनते हुए दिख रहा है आपको, अंडा, अंडे के अंदर फंडा, फंडे के अंदर अंडा, ये आपको दिख रहा है आपको। सर क्या समझ नहीं आया, देखिए जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वहाँ पर डेल आर मतलब जो सेपरेशन है डिस्टेंस का पोटेंशियल सरफेस का वो बहुत ही लेस होगा। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, वीक होगी, वहाँ पर डेल आर जो होगा डिस्टेंस का जो सेपरेशन होगा वो ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है बच्चों। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, ये आपको समझ आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा। ये देखिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा दूर अंडा दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर स्ट्रांग होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर डेल आर क्या होगा बच्चों,
ज़्यादा होगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो बच्चों ये ग्राफ आपको ड्रॉ करते आना चाहिए, ये डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, सर क्या, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहाँ पर डेल आर लेस होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, आपको पता है इधर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगती है, इधर जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगती है, ऊपर जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने लगती है, नीचे जाके भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने लगती है, वीक होने लगती है। तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर डेल आर क्या होगा, देखो लेस होते जा रहा है, देखो लेस लेस, डेल आर क्या होते जाएगा, वीक होगी तो डेल आर क्या होते जाएगा, मोर मोर बढ़ते जाएगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो 4th पॉइंट समझ में आ गया। अब हम 5वें पॉइंट की तरफ चलते बिना देर किए। चलिए बच्चों, अब हम नया ग्राफ बनाने जा रहे हैं, नया डायग्राम बनाने जा रहे हैं। किसके लिए, 2 चार्ज के लिए। पिछली बार 2 चार्ज ज़रूर थे, एक प्लस क्यू था, एक माइनस क्यू था। अब इस बार हम 2 चार्ज ज़रूर लेंगे, पर दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे और इक्वल होंगे। मतलब प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, या फिर माइनस क्यू माइनस क्यू। चलिए बनाते हैं और देखते चलते हैं क्या होता है। तो बच्चों इस बार हम किसके लिए बनाने जा रहे हैं, फॉर 2 इक्वल एंड, इक्वल तो है पर इस बार कैसे चार्ज हैं बच्चों, अपोजिट नहीं है, क्या है बच्चों, सेम चार्ज। सेम चार्ज का मतलब मान लीजिए पहला चार्ज प्लस क्यू है तो दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी क्या होगा बच्चों, प्लस क्यू होगा। दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है और सेम चार्ज है। अब बच्चों बताओ प्लस क्यू को क्या करता है, ये तो बचपन से हम जानते हैं। सर क्या, लड़का लड़के को रिपेल करता है। कभी हम जनरल बात करें तो लड़का लड़के को रिपेल करता है, हाँ है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इसके पास नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी बच्चों, दूर जाएगी, हाँ है ना बच्चों। ये लाइंस कहाँ भागने की कोशिश करेगी, कहाँ भागने की कोशिश करेगी बच्चों, बता नहीं रहे हैं आप, कहाँ भागेगी, दूर भागेगी। ये आपको याद होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ भागेगी, इलेक्ट्रिक लाइंस जो होगी बनाते जाओ बनती जाएगी। कहाँ भागेगी बच्चों, दूर जाएगी। और याद करें बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई थी, 0। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा क्या, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर जो पोटेंशियल सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ज़्यादा होगी। देखिए यहाँ पर ये कौन सा रीज़न है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, वीक। ये कौन सा रीज़न है इसके कंपैरिजन में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, स्ट्रॉन्ग। ये कौन सा रीज़न है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है बच्चों, स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर जो पोटेंशियल सरफेस है उनके बीच का सेपरेशन ज़्यादा होगा। मैं बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ, देखिएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों, क्या आपको ये समझ आ रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बच्चों, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पर जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पर सेपरेशन कम होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहाँ पर सेपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेम यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो सेपरेशन कम होगा, और यहाँ पे सेपरेशन क्या होने वाला है बच्चों, क्या होने वाला है बच्चों, ज़्यादा होने वाला है, हाँ है ना, हाँ या ना बच्चों। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहाँ पर डेल आर क्या है बच्चों, मोर है, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे डेल आर क्या है बच्चों, लेस। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग वहाँ पे डेल आर कितना है बच्चों, लेस। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, और अच्छे से भी बना सकते हैं। मैंने कोशिश की है थोड़ा सा अच्छे से बनाने की। तो यहाँ पर आप जल्दी से इसे लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो करना है जल्दी करें। अब हम क्या करने वाले, अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ। मतलब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं।
तो फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, टेंशन नहीं लेना बच्चों, सब मैं सिखा दूंगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज in equipotential surface। सर मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। तो बच्चों टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं समझाऊंगा ना, मैं इसका प्रूफ भी बताऊंगा, हर चीज़ समझाऊंगा, इसमें एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा। इसका मतलब ये है कि कभी आप एक चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करना चाहते हैं। मान लीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मान लीजिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये क्या है, एक चार्ज है, ये रखा हुआ है, चार्ज है, प्लस क्यू है। वैसे पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, ये तो बहुत बड़ा लाइन चार्ज है। तो मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है, आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इस चार्ज को ए पॉइंट से कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, बी पॉइंट पे ले जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि सर आप तो कहते थे कि चार्ज को मूव करने के लिए फोर्स लगेगा, आप तो बोल रहे हो कि फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो वर्क कैसे होगा? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जीरो है तो वर्क कितना? ज़ीरो। तो बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, हाँ है ना, और ये इसकी क्या है, ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पर आपका कौन सा चार्ज रखा हुआ है? कौन सा चार्ज रखा है बच्चों? एक टेस्ट चार्ज रखा है। तो आप इस चार्ज को ए पॉइंट से कहाँ ले जाना चाह रहे हो? बी पॉइंट पर। तो बच्चों आपको वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सर क्यों ज़रूरत नहीं है? तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। बच्चों देखिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। बच्चों आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर पता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, हाँ है ना। वर्क डन, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में किया गया वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों बताओ, बट इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? बट इट इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी तो बताया इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी सरफेस होती है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। VA किसके इक्वल होगा? VB के। तो क्या मैं इसे ऊपर पुट कर दूं? मैं VA की जगह कितना लिख सकता हूँ बच्चों? VB, और यहाँ पर बच्चों W अपॉन में क्या आ जाएगा? Q0। हाँ सेम बात है। VB माइनस VB बच्चों बोलो कितना होगा? 0। तो 0 इक्वल से बोलो कितना आएगा? W अपॉन Q0। अब Q0 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बच्चों बताओ वर्क कितना करना पड़ेगा? कितना करना पड़ेगा बच्चों? 0। सर कैसे? आपको मैंने प्रूफ बता दिया और आप पूछ रहे हैं कैसे। तो बच्चों चार्ज को कभी आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवा रहे हैं तो वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करने के लिए कोई वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बिना देर किए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। सर मतलब ये इसका भी समझ नहीं आया बच्चों। आप कहते होंगे कि सर जब आप लिखते हो तो समझ ही नहीं आता है क्या बोलना चाह रहे हो, तो जब आप समझाते हो तो शायद से आपको समझ आता होगा। आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हाँ आता है। शुरू में तो मुश्किल लगता है पर एंड जब होता है तो बच्चे सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो आप लिखें सर हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, और नहीं होते हैं तो ये भी लिखें कि सर नहीं हो पाते। तो चलिए लिखें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किसके? इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ये क्या है देखते हैं। चलो बच्चों फिर से समझते हैं। मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज है तो ये क्या होगी? इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी कि नहीं? और आपने एक बात हमेशा सुनी होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस क्यू से बाहर निकलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? प्लस क्यू से बाहर निकलती है। तो बच्चों ये पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इक्विपोटेंशियल
सरफेस से हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। कितना एंगल बनाएगी बच्चों, 90 डिग्री। या फिर कहे सिंपल भाषा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। चलो देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला पता होगा, प्रूफ करके दिखाते हैं। VA माइनस VB इक्वल्स टू, याद करें मैंने एक फॉर्मूला बताया था, चलो मैं वो फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या आपको याद आ रहा है, मैंने ये फॉर्मूला बताया था, डेल V इक्वल्स टू माइनस का E वेक्टर डॉट डेल R वेक्टर। सर ये कब बताया, सर ये कब बताया, तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन निकाला था, तब ये फॉर्मूला आया था और न्यूमेरिकल भी किए थे, याद करें। तो बच्चों डेल V क्या है, डेल V है पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस क्या होगा, VB पोटेंशियल डिफरेंस। और E वेक्टर डॉट DR वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, E डेल R कॉस थीटा। ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बताओ, एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, कभी हम बात करें किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। मतलब VA A पॉइंट पर और B पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, VA और VB इक्वल होगा। तो क्या मैं इसे यहाँ पुट कर सकता हूँ, हाँ सर क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर दो। VB माइनस VB इक्वल्स टू माइनस का E डेल R कॉस थीटा, ये भी समझ में आ गया। VB माइनस VB बच्चों बोलो कितना होगा, 0 इक्वल्स टू माइनस को उधर ले जाओ, चलो माइनस को अगली स्टेप में ले जाएंगे, E डेल R कॉस थीटा। ये माइनस तो उधर चले गया, कौन ले जाए। अब बच्चों बताओ ये तीनों का मल्टीप्लाई क्या आंसर दे रहा है, 0। तीनों का मल्टीप्लाई क्या आंसर दे रहा है, 0। कैसे देखते हैं बच्चों, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, नहीं आया समझ में। चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, मैंने आपको बताया था। तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो शून्य नहीं हो सकती। और बच्चों डेल आर भी शून्य नहीं हो सकता। सर डेल आर क्या है, डेल आर क्या है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ये भी, अरे यार 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस भी कभी 0 नहीं हो सकती, मतलब डेल आर भी 0 नहीं हो सकता। ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों बताओ 0 होने के लिए सिर्फ कौन बचा, कॉस थीटा। हाँ है ना, E 0 नहीं हो सकता, डेल आर 0 नहीं हो सकता, तो कॉस थीटा तो 0 हो सकता है। और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब थीटा क्या हो बच्चों, 90। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधे से मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ कितना एंगल बनाती है बच्चों, 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात समझ में आ गई होगी और प्रूफ भी समझ आ गया होगा। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम थर्ड जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है उसकी तरफ चलते हैं और जल्दी से पढ़ के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। तो बच्चों हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, तो क्या है देखते हैं। टू इक्वी की स्पेलिंग क्या है, EQI, इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या कहती है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये पॉइंट आपको कहीं कहीं याद आ रहा होगा, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। आज ये सेम क्वेश्चन आया है पर जवाब जो है वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात नहीं चल रही है। किसकी बात चल रही है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे। तो बच्चों देखते हैं, मैं यहाँ पर से प्रूफ करने के लिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ और इमेजिन कर रहा हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। तो ये रही फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसे मैंने ब्लैक पेन से बना दिया है। तो ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसे मैंने क्या बोल दिया, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहा हूँ मैं, जिसे मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ। तो ये रही एक दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसे मैं ब्लू पेन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दिख रही होगी बच्चों। तो ये जो है सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिख रही है ब्लू पेन से। अब मैंने क्या किया, मैंने अज्यूम किया कि सपोज ये इंटरसेक्ट कर रही है। वैसे तो सच बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, पर मैंने उल्टा सोचा। उल्टा क्या सोचा कि सपोज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे देखिए
अब देखिए, मान लीजिए फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ ना। तो बच्चों बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, या फिर कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ब्लैक वाली, हाँ है ना। तो बच्चों बताओ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी कि नहीं होगी? सर क्यों होगी? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस AC है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी परपेंडिकुलर होगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस AC है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, हाँ है ना। अब मान लीजिए सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो AC है, तो बच्चों बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, अभी बताया मैंने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो ब्लू वाली सरफेस है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी? ऊपर की तरफ होगी। और इन दोनों का इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने क्या ले लिया? P। तो याद कीजिए, किसी पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कभी पॉसिबल नहीं हो सकती। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ अलग हटके। मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल है जो नॉर्थ साउथ बताती है। क्या बताती है बच्चों? नॉर्थ साउथ। तो आपने कभी मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पर रख दिया, तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ कहाँ बताएगी? तो आप बोलेंगे सर वो बताएगी सामने बता रही, मान लो सामने। अब बच्चों बताओ, सामने बता रही तो क्या इस तरफ बता सकती है? तो जवाब है नहीं सर, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल तो एक जगह ही पॉइंट करेगी, दूसरी जगह वो पॉइंट कर नहीं सकती। नॉर्थ कभी इधर है तो नॉर्थ इधर की तरफ ही पॉइंट करेगी। वैसे ही कभी इलेक्ट्रिक फील्ड नापने की कोई मशीन होती तो वो इस पॉइंट पर रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बताती, या तो इस तरफ बताती तो इस तरफ नहीं बताती, या इस तरफ बताती तो इस तरफ नहीं बताती। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यहां पर मैं रीजन लिखूंगा, क्या लिखूंगा? सपोज दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट कॉमन पॉइंट। मान लो कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट पे, देयरफॉर two direction of electric field is not possible at same point। बच्चों ये बात समझ में आई? दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, hence they never intersect each अदर। बच्चों उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा और ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस लेक्चर को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और लेक्चर देखने के लिए, वीडियो को पसंद करने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में थोड़ा एक्टिव रहें और हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहें और मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता रहूँगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसे लिख लें, नोट डाउन कर लें और मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू, बाय बाय।